नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ लैंड की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए जिला आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न। कोरोना के प्रति जागरूक करने आईजी ने समीक्षा बैठक ले जागरूकता पंपलेट का किया विमोचन। स्मृति चिन्ह भेंट कर सेवा कार्य का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर अहम फैसले लिए गए। वहीं विगत दिवस गोविंदगढ़ के दुपखरी से 1 एवं मऊगंज की बड़ी बाराती से 2 कुल 3 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर के बीचों बीच प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए बनाए गए केंद्र मार्तंड स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों के खुलने का समय अभी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की सहमत बनी। वहीं जिले में एक अन्य वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब के निर्माण पर भी चर्चा की गई। इस चौथे चरण में बस परिवहन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, समर विधायक के.पी. त्रिपाठी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अनुसार यहाँ की रिपोर्ट सब आ जाएगी और जैसे रिपोर्ट आती है तो उनको घर छोड़ने में हमें खुशी होगी, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि दूसरी रिपोर्ट के बिना निगेटिव आए हम नहीं छोड़ सकते, ये टेक्निकल हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसका इंतजार करेंगे। इसके बाद तो इस तरह से, और इसके बाद अभी कल हमारे पास फिर से एक रात की, चूँकि 3 दिनों का इकट्ठी 100 केसेस लगभग सैंपल हमारे कलेक्टर थे, यहाँ नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज की लैब बंद होने के कारण को जबलपुर भेजा गया। जबलपुर से कल रात के रिपोर्ट आई तो 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक गोविंदगढ़ ब्लॉक के हैं और 2 लोग के बड़ी बराती पड़ता है, मऊगंज ब्लॉक में आता है यहाँ की। बाकी इन तीनों की भी स्थिति ठीक है। ये बैठक ली गई, इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ नए रूल्स? ये आपदा प्रबंधन की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो प्रवासी हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनकी ठीक से व्यवस्था हो, गांव में पहुंच गए हैं तो वो क्वारंटाइन रहें, उनके भोजन की अलग से व्यवस्था रहे और संक्रमण फैलने न पाए। इस पर क्या एहतियात की आवश्यकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने शासन के साथ बैठ के विस्तार से चर्चा की और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जैसे रीवा अभी तक बचा रहा है, आने वाले समय में भी हमारे मजदूरों के वापस आने के बावजूद भी बचा रहेगा। सर, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और शहर के बीचों बीच क्वारंटाइन बनाया गया है मार्तंड स्कूल को, इसको कहीं और भी शिफ्ट करने की तैयारी है? इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कल या परसों तक में शिफ्ट हो जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान मार्तंड स्कूल के मैदान से 3 गुना बड़ा है, इसलिए जिला अस्पताल भी अब लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। मार्तंड स्कूल और जिला अस्पताल में जो स्क्रीनिंग होती थी अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी और वहीं से बाईपास से गाड़ियाँ आएंगी और बाईपास से निकल जाएंगी। उसकी व्यवस्था हो रही है। सर, कोई भी कमी नहीं है। 50 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, 900 बेड्स की हमारी पूरी तैयारी है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो आइसोलेशन में मरीजों को रखने के लिए 900 बेड्स की हमारे पास व्यवस्था है। अपने यहाँ एक मशीन है और जो आईसीयू है वो 400 बेड का है, 50 वेंटिलेटर वहाँ पर हैं और 50 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो मरीजों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और अन्य चीज़ें भी हमारे पास एडवांस में उपलब्ध रहें। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी जो 14 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। उसमें 4 लोग तो घर चले गए हैं और बाकी लोग भी घर चले जाएंगे, ऐसी डॉक्टरों की वो पूरी उम्मीद है। सर, मशीन भी बढ़ाने वाले हैं? मशीनों को भी बढ़ाने की हमारी तैयारी है और जो कोविड के जो ज़रूरी पीपीई किट से लेके और मास्क और इन सारी चीज़ों की अपने यहाँ एक ही मशीन है, वो बिगड़ जाती है बीच में तो कई जाते। अच्छा, वो कोरोना टेस्टिंग लैब की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक मशीन जो शुरू में इंस्टॉल हुई थी तो करीब 100 टेस्ट डेली करती थी, वो 1-2 दिन से ख़राब हो गई है, शायद 1-2 दिन में बन भी जाएगी। और दूसरी मशीन भी आ गई है जो इंस्टॉल हो रही है, 2-3 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। जब दोनों मशीनें काम करेंगी तो 300 टेस्ट हम डेली कर पाएंगे। सर, इस चौथे लॉकडाउन में क्या कुछ जनता को राहत मिलेगी, छूट मिलनी है, जैसे जिले से दूसरे जिले में जाना है उसके लिए? हाँ, वो छूट मिल रही है, तो गाइडलाइंस आ गई है होम स्टे की। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस प्रकार से लोग आ जा सकेंगे उसके स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। अब लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। तो ज़रूरत है कि जो लोग आ जा रहे हैं तो किसी के संपर्क में ना आए,
न लोग उनके संपर्क में आएँ और 15 दिन तक वो इस प्रकार से अपने को संयमित रखें कि वो खुद भी संक्रमण से बाहर हो जाए और दूसरों को भी संक्रमित न कर पाएँ। तो बसेस चालू होगी सर कि नहीं होगी अभी? कौन सी बसें? ये यात्री बसें होगी। यात्री बसें शुरू करने के बारे में अभी विचार हो रहा है। प्रवासी मजदूरों के लगातार घर वापसी के दौरान आए दिन कोरोना पॉजिटिव के केसों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते गांव की और अन्य प्रदेशों से आने वाले परिजनों को भी गांव में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है या फिर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी खबरें आए दिन छपती हैं। इस ज्वलंत समस्या से लोगों के मन में बसे डर एवं संक्रमण के प्रसार के प्रति फैली भ्रांतियों के निराकरण को लेकर आज रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने समीक्षा बैठक कर पंपलेट का विमोचन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। इस बैठक में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एडिशनल एसपी मऊगंज गोपाल खंडेल, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित एसडीओपी, डीएसपी एवं सीएसपी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर से जानकारी के अंश। इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सर, आपके माध्यम से सर। और उद्देश्य ये है कि गांव में जाके ये पैम्फलेट पहुंचे ताकि लोगों को ये मालूम चले कि हाँ कोरोना को लेके अल्टीमेटली हमें करना क्या है। अभी क्या है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो खत्म हो। क्या सावधानियां बरतनी है वो बरती जाए, क्योंकि कोरोना आपके जीवन का हिस्सा बनेगा अभी कई अगले महीनों तक। लोगों को ये मालूम रहे कि हाँ क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। सभी यहाँ पे जीओज आए हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो पैम्फलेट है इसको बंटवाने में विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए कि समाज के सभी वर्गों को, सभी दूरस्थ गांव, इस तरह के सभी लोगों को ये पहुंच जाए। सर आज ये कोरोना वायरस को लेकर के कुछ गाइडलाइन जारी की गई है पुलिस विभाग द्वारा, किस प्रकार से गाइडलाइन है, उससे कैसे विस्तार करेंगे आम जनता के बीच? ये एक पैम्फलेट 4 पन्नों का रीवा पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। ये कोई नए गाइडलाइंस नहीं है, ये भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी होते रहे हैं, परंतु ये अभी अधिकारियों के सर्किल में ही था। इसको सभी इस तरह के जो नोटिफिकेशंस है उससे निकाल करके कि क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, कंटेनमेंट जोन क्या है, उसमें रहने वाले लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर खुले बाजार खुल गए हैं तो उसमें कैसे जाना है, दुकानों में जाते हैं तो कैसे करना है, जो आम जनता को से संबंधित है। उसके लिए जगह जगह से इसको अलग अलग सर्कुलर से निकाल के एकत्रित किया गया है और एक जगह किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया है, करीब 1.5 लाख छपवाए गए हैं ताकि हम इसको सभी एसडीओपी और सीएसपी साहबान को दिए हैं, वो अपने क्षेत्र के गाँव में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कराएं। और लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं, हम लोग हर नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तब हम थोड़े से अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं कि कैसे कोरोना लग सकता है, कैसे नहीं लग सकता है। और जो लोग ये नहीं जानते हैं वो एक भी उनके गांव में कोई पॉजिटिव केस आ गया तो उसको दुत्कारते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं, उसको छुआछूत करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रवासी मजदूर मुंबई वगैरह से आ रहे हैं, किसी जगह हैंडपम्प में पानी पीने के लिए जाते हैं तो लोग उसको मना करते हैं, मेरे हैंडपम्प से पानी मत पियो। तो ये बात सही नहीं है, हैंडपम्प से पानी पीने से कोरोना नहीं फैलता है। ऐसी ही जानकारियाँ इस पैम्फलेट में लिखी गई हैं, जो लोग पढ़ेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बाज़ारें खुल गई हैं लेकिन बाज़ार में लोग आते नहीं हैं, उनको डर है कि कहीं बाज़ार आए तो ऐसा ना हो जाए। लेकिन अगर बाज़ार आए और डिस्टेंसिंग का फ़ायदा रखें, मास्क लगाएं, तो एक आदमी अगर मास्क लगा रहा है तो कितने % बचाव हो रहा है, संक्रमित आदमी अगर मास्क लगा रहा है तो कितना % बचाव हो रहा है, ये सब जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और होम क्वारंटाइन के अंदर भी कैसे बिहेव करना है, जैसा मैंने बताया कि बुजुर्गों का खास ध्यान रखना है कि वो संक्रमित के टच में ना आए। तो इस तरह की जानकारियाँ लोगों तक जाएगी तो मुझे लगता है कि जो उनके द्वारा जो कभी कभी इस तरह के बर्ताव किए जाते हैं या बचाव के जो साधन अपर्याप्त लिए जा रहे हैं वो सही होंगे। लॉकडाउन के दौरान शराब एवं गांजा तस्करी में जहां एक और मंदी आ गई थी, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद इस व्यवसाय में एक बार पुनः तेजी आते हुए भारी मात्रा में सप्लाइयां भी शुरू हो गई। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना पर बिहार के चंपारण से चलकर मनगवा आ रही एक गांजे की खेप को मनगवा पुलिस एवं रघुनाथगंज चौकी पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल के मार्गदर्शन में एक कंटेनर क्रमांक HR 61B0099 से 156 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख है, रेकी कर रहे जायलों को शराब ठेकेदार भाटिया ग्रुप के मैनेजर अलकेश जायसवाल, रामनिवास दुबे, सचिन जायसवाल एवं पुष्पराज पटेल को रघुनाथगंज
चौकी के पथरहा पुल पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी मऊगंज गोपाल खांडेल से जानकारी के अनुसार। सर, ये मनगवा में गांजा की कार्रवाई हुई, कितने आरोपी पकड़े गए, कितना है बात? कल मनगवा थाना अंतर्गत एक अवैध गांजे को पकड़ने की कार्रवाई की गई है। इसमें थाने में थाना प्रभारी को मिली मुखबिर से सूचना के अनुसार कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 156 केजी 1 कुंटल 56 किलोग्राम गांजा अवैध गांजा जब्त किया गया है। इसमें 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें एक हैं अलकेश जायसवाल, रामनिवास दुबे, सचिन जायसवाल और पुष्पराज पटेल। ये 4 आरोपी जो अवैध गांजा ले जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक कंटेनर ट्रक है HR 61 B00999, ये एक ट्रक है, और एक जाइलो वाहन भी 4 व्हीलर जब्त किया गया है। और थाना मनगांव में इनके विरुद्ध चारों के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ से माल ला रहे थे, कहाँ इनको अनलोड करना था? ये पूछताछ में पता चला है कि ये चंपारण जिले से बिहार से लेकर आ रहे थे और ये मनगांव ही ला रहे थे और मनगांव में ही ये पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ से पहले अलकेश जायसवाल के विरुद्ध एक पहले भी केस है, इसमें पहले भी पकड़ा गया है ये। और भी इसमें कुछ लोग हैं जिनके विरुद्ध पहले भी कुछ केसेस हैं और दोबारा ये फिर से गांजे के केस में पकड़े गए। विगत 2 दिवस पूर्व चौराठा थाना क्षेत्र के बनकुइया में प्रकाश तिवारी द्वारा जेपी की लीज पर माइनिंग का कार्य किया जा रहा था। वहीं गांव के अशोक तिवारी द्वारा इस घटना में प्रकाश तिवारी पर घर में गाइडलाइन के विरुद्ध खनन का आरोप लगाते हुए प्रकाश तिवारी के कार्यालय में तोड़फोड़ कर कार्रवाई के लिए चक्का जाम किया था। वहीं आज प्रकाश तिवारी ने बताया कि उक्त मकान को अशोक ने 2 वर्ष पूर्व 68 लाख में बेच दिया था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं वह निराधार हैं एवं साक्ष्य के लिए उन्होंने CCTV फुटेज भी दिखाया। प्रस्तुत है प्रकाश तिवारी से जानकारी के अनुसार। वार्ता ये एक्चुअली में जो हमारे प्लांट परिसर में माइंस एरिया में ये इस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम किया गया, उसी के संबंध में आप लोगों को बुलाया है कि गलत तरीके से किस तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इसके CCTV फुटेज वहाँ प्लांट में लगे हुए, उसको देखिए आप लोग और खुद ही संज्ञान लीजिए कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है। पहले वहाँ जाकर के तोड़फोड़ किया गया, प्लांट में हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जो है तो खुद ही जाकर के मैंने अपने से वहाँ जाकर चक्का जाम कर लिया गया। लोगों को ये कहा गया, मैंने प्रशासन को गुमराह करने के लिए सब इस तरह का नाटक किया इन लोगों ने, जिससे हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, वजह इलीगल माइनिंग है। एक्चुअली में क्या JP सीमेंट का वो खनीपट्टा क्षेत्र है और उसको मैं कॉन्ट्रैक्टर, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ये अवैध माइनिंग वहाँ करते हैं आशीष मिश्रा उर्फ बिज्जू और एक शिबू त्रिवेदी हैं, प्रशांत त्रिवेदी नाम है। इन लोगों का धंधा ही है ये। इनके पास में ना तो लीज है ना माइंस है ना कुछ है, लेकिन इनके पास में कंप्रेसर है, एक्सप्लोसिव इनके पास में है, इनके पास में सभी सामग्री माइनिंग की है। JCB इनके पास में खनन कार्य करते हैं, लेकिन माइंस नहीं है, कोई लीगल माइनिंग नहीं है। इलीगल माइनिंग करते हैं, JP की सिक्योरिटी आती है उनको रोकती है तो उस समय तो चले जाएंगे, बाहर घर हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनके जाने के बाद वहाँ फिर इलीगल माइनिंग चालू करते हैं। ग्रामीणों का क्या विवाद? ग्रामीणों का कोई भी मेरे से विवाद नहीं है, करना तो ग्रामीणों कोई विवाद है। अशोक तिवारी का मुद्दा है, अशोक तिवारी का मुद्दा। अशोक तिवारी का मुद्दा ये है कि इनने 2 साल पहले JP को 66 लाख रुपए में अपनी 2.5 एकड़ की जमीन बेची थी। सभी पैसा उनको प्राप्त हो गया, इवन घर का मकान का जो भी पैसा था, और ऊपरी सतह की मिट्टी वगैरह सब निकाल करके इन्होंने मकान खुद ही गिरवा करके ऊपर सतह की मिट्टी निकलवा दी गई। अभी नए एरिया किसी क्षेत्र में काम नहीं चल रहा है, निचले सतह में ही काम चल रहा है, जहाँ पर मिट्टी कटिंग हो चुकी है पहले से ही। मिट्टी कटिंग जहाँ डाल के रख दिया गया, वहाँ पर इन लोगों ने नए सिरे से अभी 2 महीने पूर्व मकान जो है बनाना चालू किया। मना किया गया यहाँ मकान, मिट्टी हमारी जो माइन से ऊपर मिट्टी रखी उस पर आप मकान मत बनाइए, लेकिन जबरदस्ती उन लोगों ने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद
वहाँ पर अवैध रूप से एक टीना सेट बनाया गया है और 10 से 12 लोग वहाँ एकत्र करके सिर्फ इतना काम है कि जो जेपी सीमेंट का काम वहाँ पे चल रहा है, जो उसको में अवरोध पैदा करना, अवैध रूप से पैसे की डिमांड करना और इलीगल माइनिंग करवाना। अब किस तरीके की समस्या आ रही है वहाँ पे काम करने में? काम करने के लिए अब यही है कि माने अवरोध पैदा यही लोग करते हैं, 4-6 लोग जो हैं, इनकी डिमांड यदि पूरी नहीं की जाती है तो आपने पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने पुलिस से शिकायत किया, तो पुलिस ने जांच कर रही है। अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं, उन्होंने बताया, मैं जांच करके आपको बताता हूँ। ये भी सुनने में आया कि मेरे खिलाफ भी शायद मामला पंजीबद्ध किया गया, जबकि मैं तो अपने रीवा शहर में था, यहाँ घर में था। मेरे को जब जानकारी मिली घटनाक्रम की तो हमने तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात किया, जो हमारे थाना प्रभारी है उनसे बात किया, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे बात किया, अपने जो मीडिया सहयोगी लोग हैं उनसे भी बात किया हमने, और इस तरह घटना को मैंने स्वयं जानकारी दी। इस तरह हमें प्रशासन से मदद मांगी। नुकसान कुल कितने का हुआ आपका जो तोड़ फोड़ हुई है, जो सीसीटीवी जा रही है? मेरा मानना है कि 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने। हमारे डंपर, हमारे कार्यालय ऑफिस में, हमारे रहायशी मकान में, जहां हमारे लोग परिवार सहित भी रहते हैं कर्मचारी, वहां पर हमारे ऑफिस में पूरा कंप्यूटर, पूरा फर्नीचर अंदर घुस करके तोड़ फोड़ किया। हमारे रजिस्टर फाड़ डाले गए हैं, कुछ कैश भी वहां से गायब है। अब ये तो अभी जानकारी बाद में मिल पाएगी मेरे को, क्योंकि जिस कर्मचारी के साथ में इन लोगों ने मारपीट किया वो कर्मचारी भी लौट के नहीं आया है, हमारा जो अकाउंटेंट। अब आने के बाद उनसे जो है क्या है तो उससे जानकारी मिल पाएगी, कितना कैश गायब है, हमारा क्या चीज़ है। कोरोना संक्रमण को रोकने हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद निर्धन मजदूरों व रास्ते में फंसे श्रमिक यात्रियों को 25 मार्च से लगातार माता का दरबार सांस्कृतिक सामाजिक सेवा समिति द्वारा भोजन पैकेट, खाद्यान्न, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्री प्रदान की गई, जिसका समापन 17 मई को किया गया। इस दौरान होटल सम्राट के पीछे पत्रकार वार्ता आयोजित कर पदाधिकारियों द्वारा सेवा कार्य के समापन पर पत्रकारों, छायाकारों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कार्यकर्ताओं का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रस्तुत एक जल की एवं उपाध्यक्ष शेखर सचदेवा से जानकारी के अनुसार शहर में माता रानी का दरबार खन्ना चौराहे पे सजाती है, जो कि रीवा शहर का सबसे आकर्षक पंडाल माता रानी का रहता है। हमारी समिति द्वारा नवरात्रि के अलावा भी पूरे वर्ष भर जन सेवा की जाती है। हमारे पास 100 को रखने के लिए 3 डीप फ्रीजर है, ऑक्सीजन मशीन है, व्हील चेयर है। मुक्तिधाम को हम लोगों ने गोद लेके रखा है। मुक्तिधाम में भी कायाकल्प के लिए हम लोग महीने 2 अक्टूबर से, जब से गांधी जयंती हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो किया, तो हम लोगों ने मुक्तिधाम को गोद लिया और वहाँ का जीर्णोद्धार, साफ सफाई और जो भी आवश्यक वहाँ विकास करना है उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, जिसके तहत हम लोगों ने अभी मुक्तिधाम में 2 अक्टूबर से महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को स्वयं हमारी समिति के लोग सफाई करने जाते हैं। चबूतरों का निर्माण वहाँ करवाया गया है। उसके अलावा भी हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए की लागत से जो जहाँ बॉडी रखते हैं उसका सेट भी बनवाया है। हमारी समिति द्वारा जन सेवा के लिए और भी कार्य किए जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय जो हम सेवा कर रहे हैं उसके बारे में हमारे शेखर सचदेव जी आपको जानकारी। उसी लॉकडाउन का पालन किया गया। हम लोग लगातार 25 मार्च से अन्नपूर्णा रसोई द्वारा जो अपने यहाँ चालू करवाई गई माता के दरबार संस्था में प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करके वितरित करते थे। लेकिन प्रशासन द्वारा जैसा हम लोग को निर्देश मिला कि हम लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन के अलावा रात के भोजन के लिए हम लोग को आदेश मिला कि हम लोग रात के भोजन की व्यवस्था करें। तो हम लोग शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक पूरी सेवा करते हैं। अभी भी जो यात्री ट्रेनें आई या मार्टन स्कूल में जो बसें आई वहाँ भी हमारी समिति द्वारा भोजन पहुँचाया गया। इसके अलावा दोही, लखौरी बाग, लक्ष्मण बाग और विभिन्न जगहों पे भी जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ पे जाके हमारी समिति के सदस्यों द्वारा भोजन का पैकेट वितरित किया गया। लतेहरा में भी जो गरीब बस्ती है, बंसल बस्ती, वहाँ पे भी, और जो लोग रात को निकलते थे, जैसे ही मैसेज आता था हमारे पास कि आज लतेहरा में या बाईपास में हम लोग को भोजन पैकेट 50 पैकेट, 100 पैकेट, 70 पैकेट, जैसे जब रिक्वायरमेंट आई हमने पूरी उसकी व्यवस्था पहुँचाई है।
और हम लोग ने जो बेसहारा जानवर हैं उनकी भी सेवा की, उसके विषय में श्री अमित तामलकार बेटू भैया बताएंगे आपको। नीड एंड उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से हमको जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम प्रतिदिन सेवा के लिए तैयार हैं। तो हमें कई जगह से फ़ोन आते थे, तो आदमी वहाँ पे ना पहुँचकर उसी का फ़ोन आ गया तो आदमी उधर चल जाता था, और सबकी बातों का हम लोगों ने ध्यान रखा है। भाई साहब हमारे हैं, कई हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्हें बताया, मैं उनके जहाँ से भी जानकारी पनिया में भाई साहब ने बताया था, और कई जगह बताया। मैं लोगों सब जगह जा जाके जितनी हमारी समिति की सेवा हो सकी है मैंने सब जगह जाके आपकी सेवा किया है। अब छोटी मोटी गलतियाँ अगर हो गई हों इसके लिए हम लोग आपसे आगे सुधार करेंगे, अगर ऐसी है, और आगे अपन अगर कहेंगे तो उसके लिए भी आगे अपन सेवा कर देंगे, तभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए जिला आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न। कोरोना के प्रति जागरूक करने आईजी ने समीक्षा बैठक ले जागरूकता पंपलेट का किया विमोचन। स्मृति चिन्ह भेंट कर सेवा कार्य का हुआ समापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।